हेलो बच्चों, रूडिमेंटल केमिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग कक्षा 9वीं अध्याय 6 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका का अध्ययन कर रहे थे। वह इस अध्याय का पहला भाग था। उसमें हम लोगों ने देखा कोशिका का परिचय, कोशिका की खोज, कोशिका के प्रकार, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में आप लोगों को बताया गया था। जंतु और पादप कोशिकाएं कैसी होती हैं, उनकी संरचना, उनका चित्र, दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों में क्या समानताएं हैं, और अंत में बताया गया था कि कोशिका द्रव्य क्या होते हैं। इसके बाद आज के इस वीडियो में यह भाग 2 है और अंतिम भाग है। यह अध्याय आप लोगों का पूर्ण हो जाएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका झिल्ली की संरचना और कार्य, परासरण की प्रक्रिया क्या होती है, जीव द्रव्य कुंचन किसे कहते हैं, अंतः झिल्ली तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और विभिन्न प्रकार के कोशिकांग और उनके कार्यों का भी यहाँ पर वर्णन किया जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका और उसकी विशेषताएं, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था और इसके क्या क्या अभिग्रहित हैं, और कुछ प्रश्नों के उत्तर भी जानेंगे कि कोशिकाएं प्रायः छोटी क्यों होती हैं और क्या कोशिकाएं वास्तव में चपटी होती हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, कोशिका झिल्ली की संरचना। कोशिका झिल्ली, जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जानते हैं, प्रोटीन और लिपिड से बनी होती हैं। कहीं कहीं पर आपको लिपिड की बजाय वसा शब्द मिलेगा। दोनों एक ही चीज़ है, आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यह प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, लचीली होती है और सभी कोशिकांग और जीव द्रव्य को घेरे रखती है। यदि कोशिका झिल्ली ना हो तो कोशिकांग बिखर जाएंगे और कोशिका का अस्तित्व नहीं रहेगा। इसकी मोटाई जो है वो 5 से 10 नैनोमीटर के मध्य होती है। यह चयनात्मक पारगम्य होती है और इसे हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कोशिका झिल्ली के क्या कार्य होते हैं। कोशिका झिल्ली कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है, उसकी सीमा निर्धारित करती है। दूसरा, यह सुरक्षा का भी कार्य करती है और पदार्थों के आवागमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह चयनात्मक पारगम्य स्वभाव की होती है। चयनात्मक पारगम्य का अर्थ होता है कि यह सभी पदार्थों को या सभी कणों को अपने में से आने जाने नहीं देती, बल्कि कुछ पदार्थों को आने जाने देती है और कुछ को रोक देती है, जैसे कि यह चयन कर रही हो। इसीलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। इस प्रकार कोशिका झिल्ली का जो मुख्य कार्य है वह आवागमन ही है। आगे देखते हैं, परासरण और जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है। परासरण एक प्रक्रिया है। सरल शब्दों में हम कहें तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना परासरण कहलाता है। परासरण देखते हैं। परासरण का सीधा अर्थ और सरल अर्थ होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं की गति। यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति अनिवार्य है। यदि अर्धपारगम्य झिल्ली उपस्थित ना रहे और यही प्रक्रिया हो, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति, तो वह विसरण कहलाती है और यह गैसों में होता है। परंतु परासरण विलयनों में होता है और अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है। तो किसी विलयन में उपस्थित विलायक के कण, प्रायः हम विलायक के रूप में जल इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए यहाँ पर जल शब्द भी लिखा हुआ है। तो जल के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा यदि उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं तो यह परासरण कहलाता है। और जब यही प्रक्रिया जीवित कोशिकाओं में होती है तो हम उसे जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आप किशमिश को पानी में भिगोएं तो किशमिश के अंदर जल के अणु प्रवेश कर जाते हैं और किशमिश फूल कर गोल हो जाती है। यह परासरण के कारण होता है।
सांद्रता के आधार पर विलयन समपरासरी, अल्प परासरी और अति परासरी होते हैं। इसे हम एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा अच्छे से देख सकते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पर ट्रे में 3 आलू रखे हैं, जिसमें से पहला आलू उबला हुआ है और बाकी 2 आलू कच्चे हैं। छील के उन्हें बीच में खोदा गया है और एक कैविटी जैसे रचना बनाई गई है। अगर हम तीनों आलू में नमक भर दें तो आप पाएंगे कि उबले हुए आलू में नमक वैसा का वैसा ही भरा हुआ है। दूसरे में नमक डाला गया, उसमें आप देखेंगे कि कुछ समय बाद नमक गीला हो गया। तीसरा आलू हम खाली रखेंगे, उसमें नमक नहीं डाला गया और आप पाएंगे कि उसमें पानी यानी कि जल के कण प्रवेश नहीं करते। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, जब आप आलू को उबाल देते हैं तो सारी जीवित कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, इसीलिए वहाँ पर परासरण या जीव द्रव्य कुंचन की प्रक्रिया नहीं होगी। तो जब आप उसमें नमक डालते हैं तो वो वैसा का वैसा ही रहता है। परंतु कच्चे आलू में जीवित कोशिकाएं मौजूद हैं। जब आप नमक भरते हैं उसमें, तो जो ट्रे में जल के अणु हैं वो इस आलू में जो नमक मौजूद है वहाँ पर चल के आने लगते हैं, कोशिका झिल्ली के द्वारा होते हुए, अर्थात अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होते हुए। इस प्रकार आप देखेंगे कि वो नमक थोड़ी ही देर में गीला हो जाएगा। लास्ट वाले कच्चे आलू में हम नमक नहीं डालें, अर्थात हमने वहाँ पर कोई विलयन नहीं लिया। जो बीच वाला आलू है, कच्चा आलू, जिसमें हमने नमक रखा है, तो वहाँ पर का विलयन अति सांद्र है, सांद्र विलयन है, और बाहर जो साफ पानी रखा हुआ है वो तनु विलयन है। तो तनु से सांद्र की ओर जल के अणु गति करेंगे। आपकी पुस्तक में एक प्रश्न दिया हुआ है कि जब खाना पकाते समय सब्जी में नमक डाला जाता है तो वो क्यों डालते हैं। तो जैसे ही आप उसमें नमक डालते हो तो वो पानी छोड़ने लगता है, क्योंकि उसमें परासरण की प्रक्रिया होती है। इसके बाद हम आगे देखते हैं अंतः झिल्ली तंत्र। अंतः झिल्ली तंत्र हमारे चाहे जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका हो, सब में बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, परंतु अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी काय, लाइसोसोम, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली मुख्य रूप से सभी में पाए जाते हैं। ये कोशिकांग स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि ये एक दूसरे से बंधे रहते हैं, अर्थात एक दूसरे से अलग अलग तरह से संबंध बनाए रखते हैं। जैसे केंद्रक झिल्ली अंतःप्रद्रवी जालिका के संपर्क में रहती है। अंतःप्रद्रवी जालिका की संरचना फैली हुई रहती है और ये कोशिका झिल्ली से भी कई जगह पे कनेक्ट रहती है। अंतःप्रद्रवी जालिका और गोल्जी काय भी आपस में कनेक्टेड रहते हैं। गोल्जी काय से ही लाइसोसोम बनता है। तो इस प्रकार पदार्थों का आवागमन जो है वो इन सब में आपस में दोनों दिशाओं में होता रहता है। इसे हम अंतः झिल्ली तंत्र कहते हैं। इससे कोशिका में जो निर्माण प्रक्रिया चल रही होती है, जो भी पदार्थों का निर्माण होता है, वो आसानी से आदान प्रदान हो सकता है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब हम आगे देखते हैं विभिन्न प्रकार के कोशिकांग और उनके कार्य। सबसे पहला कोशिकांग है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो है केंद्रक। आप चित्र में देख पा रहे हैं कि केंद्रक एक गोलाकार रचना होती है, जिसके अंदर धागेनुमा रचना भी दिखाई दे रही है, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। इसके अंदर जो पारदर्शी द्रव होता है उसे केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। अंदर एक और छोटी सी गोलाकार रचना दिख रही, जिसे केंद्रिका कहते हैं। बाहर में आप देखेंगे तो केंद्रक छिद्र भी मौजूद हैं, और सबसे बाहरी आवरण जो है केंद्रक झिल्ली कहलाता है। यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकांग है, क्योंकि यह सभी कोशिकांगों को नियंत्रित करता है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह कोशिका के सभी कार्यों का संचालन और नियंत्रण करता है। साथ ही साथ इसमें जो क्रोमोसोम यानी कि जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो धागेनुमा रचना दिख रही है, वो आनुवंशिक गुणों का भी निर्धारण करती है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुण जाते हैं वो इन्हीं के द्वारा जाते हैं। इस प्रकार यह कोशिकांग अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रायः यह कोशिका के केंद्र में पाया जाता है, परंतु पादप कोशिकाओं में यह परिधि की ओर भी पाया जाता है, अर्थात किनारे में भी मिलता है। दूसरा कोशिकांग है अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका केंद्रक से सटी हुई रहती है। ये इसमें झिल्ली युक्त नलिकाएं और थैलियों का एक बड़ा सा जाल बिछा हुआ रहता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखें तो ये कहीं कहीं पे खुरदुरी और कहीं कहीं पे चिकनी दिखाई देती है, जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका भी है और खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका भी है। खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका में जो छोटे छोटे रचनाएं दिखाई दे रही हैं वो राइबोसोम होती हैं, जो प्रोटीन का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार अंतःप्रद्रवी जालिका जो है वो प्रोटीन और वसा दोनों के निर्माण का भी कार्य करती हैं, और इसीलिए ये झिल्लियों का बनना, मरम्मत का कार्य, इस सब में भी भाग लेती हैं। अगला जो कोशिकांग है वह है गोल्जी काय। गोल्जी काय कई सारी झिल्लियों से मिलकर बना होता है और ये झिल्लियाँ थैलेनुमा रचना बनाती हैं। इनके आसपास द्रव से भरी हुई थैलियाँ भी होती हैं, जिसे हम स्रावी पुटिकाएं कहते हैं। इसमें बीच वाले भाग को सिस भाग और किनारे वाले भाग को सिस्टर्नी कहा जाता है। यह पैकेजिंग का काम करता है, अर्थात जैसे कोशिका में प्रोटीन का निर्माण हो रहा है या अन्य और कई भी पदार्थों का निर्माण हो रहा है, तो जहाँ आवश्यकता है वहाँ पहुँचाने के लिए ये छोटी छोटी थैलियाँ बनाती हैं और पैकिंग का काम करती हैं। अगला कोशिकांग है लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। यह एक छोटा कोशिकांग होता है और इसके अंदर अपचायक एंजाइम मौजूद होते हैं और यह कोई भी बाहरी पदार्थ को नष्ट करने का, हानिकारक पदार्थों को नष्ट करने का काम करते हैं। परंतु कुछ कुछ परिस्थितियों में लाइसोसोम फट जाते हैं और इनका जो एंजाइम है वो पूरी कोशिका में बिखर जाता है और यह पूरी कोशिका को ही पचा लेता है। इसी कारण इसका नाम दिया गया है आत्मघाती झोला या आत्महत्या की थैली। अगला कोशिकांग है रिक्तिका। रिक्तिका पादप कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। इसकी जो बाहरी झिल्ली होती है उसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है और इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है उसे हम सेल सैप के नाम से जानते हैं। इसमें तरल पदार्थ भरा होता है और ये कुछ पदार्थों का संग्रहण करने का कार्य करती हैं। इसके बाद अगला कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। ये दोनों विशेष प्रकार के कोशिकांग हैं। इन्हें हम अंतःसहजीविता से बने कोशिकांग भी कहते हैं। ये बात यहाँ पे समझ लेनी जैसी है कि अंतःसहजीविता क्या होती है। जब जीवन इस धरती पर शुरू हुआ और एकदम शुरू में जब कोशिकाएं पूरी तरह से नहीं बनी थी, तब अनेक सूक्ष्म जीव भी मौजूद थे। तो ऐसा माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और लवक एक सूक्ष्म जीव थे जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व था, परंतु किसी विशेष परिस्थितियों में ये कोशिका के अंदर प्रवेश कर गए और वहीं के कार्य में भाग लेने लगे और महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करने लगे और कोशिका के अभिन्न कोशिकांग बन गए। इनके बारे में ही ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि नाभिक के बाद ये दोनों ही ऐसे कोशिकांग हैं जिनके पास स्वयं का डीएनए होता है।
इनके पास स्वयं का डीएनए होता है और नाभिक की तरह ही ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कैप्सूल नुमा संरचना दिखाई दे रही है। इसमें बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली है। अंदर में उंगली नुमा प्रवर्ध खांचे बने हुए हैं जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। ये ऊर्जा का उत्पादन करती हैं एटीपी के रूप में। यह श्वसन का केंद्र है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। लवक दो प्रकार के होते हैं, रंगीन लवक और रंगहीन लवक। रंगहीन लवक जिसमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता और स्टार्च के रूप में ये भोजन को एकत्रित करते हैं। रंगहीन लवक आपको जड़ों में मिलता है। इसके अलावा आलू, मूली और मक्का का बीज में भी रंगहीन लवक पाया जाता है, जबकि रंगीन लवक में वर्णक पाए जाते हैं और ये कई रंग के हो सकते हैं। ये प्रायः पुष्पों में, फलों में, कई सारे बीजों में भी पाए जाते हैं। जब हरित लवक मौजूद होता है तब हम इसे हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ये कई आकार के हो सकते हैं, डिस्क नुमा, अंडाकार, लेंस के आकार के, सीढ़ी नुमा, सितारे नुमा, कई तरह के इनके आकार हो सकते हैं, परंतु आंतरिक संरचना सबकी एक समान होती है। दोहरी झिल्ली रहेगी और ऐसे सिक्के को जैसे आप एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दें वैसी संरचना दिखाई देती है, जिसे थैलाकॉइड कहा जाता है और उसे एक साथ हम कहते हैं ग्रेना, और उसका जो बाकी वाला भाग है कहलाता है स्ट्रोमा। इस प्रकार यह कोशिका का रसोई घर भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन का निर्माण कार्बोहाइड्रेट के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला है प्रोकैरियोटिक कोशिका। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि बैक्टीरिया की कोशिका बनी हुई है। प्रोकैरियोटिक कोशिका अर्थात ऐसी कोशिका जो पूर्ण विकसित नहीं है। इसमें कोशिका झिल्ली भी रहती है और कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, परंतु इसमें कई सारे कोशिकांग अनुपस्थित रहते हैं, खास तौर पे जो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं। इनमें आप देख सकते हो आपको कोई केंद्रक नहीं दिखाई दे रहा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिखाई दे रही, अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जिकाएँ, ये सब के सब नहीं होते। केवल आपको अंदर में राइबोसोम दिखाई दे रहे हैं जो प्रोटीन का निर्माण करेंगे, और डीएनए की धागे नुमा रचना दिखाई दे रही है। इनमें किसी किसी में क्लोरोफिल भी पाया जाता है और इनकी संपूर्ण जैविक प्रक्रियाएं जैसे श्वसन, पोषण, ये सब की सब एक ही कोशिकाओं में पूर्ण हो जाती हैं। अंत श्लीडन और स्वान ने दिया था। ये एक वनस्पति वैज्ञानिक और एक जंतु वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने बहुत अध्ययन किया था और इसके बाद रुडोल्फ विर्चॉ ने इसमें संशोधन भी किया था। तो कोशिका सिद्धांत के अनुसार मुख्य इसके 3 ही पॉइंट हैं। सभी सजीव कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित कोशिकाओं से होती है। कोशिका जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है और सभी सजीव कोशिकाओं की उत्पत्ति कोशिकाओं के समूह और अंतःकोशिकीय पदार्थों से होती है, अर्थात सभी सजीव कोशिकाएं कोशिकाओं के समूह और अंतःकोशिकीय पदार्थों से बने होते हैं। इसके बाद एक प्रश्न आता है क्या कि कोशिकाएं छोटी क्यों होती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोशिकाओं में कई सारे पदार्थों का आवागमन होता है, पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, कई सारे एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन, बहुत सारे पदार्थों का आवागमन होता है और आवागमन कोशिका झिल्ली के द्वारा ही होता है। यदि कोशिकाओं का आकार छोटा रहे तो बहुत कम समय में और कम ऊर्जा का खर्च होता है, इसीलिए प्रायः कोशिकाओं का आकार छोटा होता है। परंतु हमेशा ही कोशिकाएं बहुत छोटी होंगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। जितने भी प्रकार के अंडे होते हैं, जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है,
इसके अलावा आप लोग मुर्गी का भी अंडा, जितने भी अंडे आप देखते हो वो केवल एक ही कोशिका से बनी होती है। परंतु जब कोशिका का आकार बड़ा हो जाता है तो उसकी सभी जैविक प्रक्रियाओं की गति धीमी पड़ जाती है। कोशिकाएं बहुत अलग अलग प्रकार की और आकार की हो सकती हैं, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। तंत्रिका कोशिका, हृदय की कोशिका, लीवर की कोशिकाएं, मांसपेशी की कोशिकाएं, सबका आकार बिल्कुल अलग अलग होता है। अंत में कोशिकाएं चपटी क्यों होती हैं? क्या कोशिकाएं चपटी होती हैं? बिल्कुल नहीं, कोशिकाएं चपटी नहीं होती, परंतु जब हम पुस्तक में इनका चित्र देखते हैं तो हमें ये भ्रम होता है कि कोशिकाएं चपटी होती होंगी, परंतु ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप एक फ़ुटबॉल को देखो, और आप अगर फुटबॉल को देखते हो तो आप उसकी मोटाई भी है, उसकी कुछ ऊंचाई भी है, मतलब वो एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो कोशिकाएं भी वैसे ही होती हैं जैसे चित्र में आप देख पा रहे हैं, और आपको ये क्लियर हो जाएगा। पादप कोशिका का चित्र है जिसे काट के दिखाया गया और सब कोशिकांग अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो यह 3 डायमेंशनल होता है, चपटा नहीं होता। इसमें आप लोग जंतु कोशिकाओं का भी चित्र आगे देखते हैं। ये देखिए, जिस जंतु कोशिकाएं हैं, आप जब उसको अंदर से उसको काटेंगे तो आपको सारे कोशिकांग भी 3D व्यू में, 3 डायमेंशनल त्रिविमीय रूप में ही दिखाई देंगे। तो कोशिकाएं चपटी नहीं होती। आई होप कि आप लोगों को ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के कुछ शंका हो, कोई प्रश्न हो, या कोई टॉपिक जिस पर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आप लोगों का मदद ठीक प्रकार से कर पाएँ।